हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आप कंप्लीट रिवीजन देखेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका जो कंप्लीट जनरल साइंस। इससे पहले देखिए मैं आपकी एचपीजी की कंप्लीट करवा चुका हूँ और हमने पहले पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री भी की है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और देखिए ये नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 60 पेजेस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सारे हैंड रिटन है, तो कितनी मेहनत मुझे भी लगी होगी। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे। कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दे सकते हैं, अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें, लाइट ईयर, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है? ये होती है डिस्टेंसेस, क्योंकि ये कौन से डिस्टेंस मेजर करती है? जो आपके बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल, जब आप डिस्टेंसेस को मेजर करने जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सूर्य और अर्थ के बीच में अपना है, मतलब बहुत लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, उनको मेजर करने के लिए आप कह सकते हैं कि जो आप लाइट ईयर है। वैसे लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर होता है कि जो लाइट ने एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होती है उसे कहते हैं हम लाइट ईयर। और ये लाइट ईयर कितना होता है? 9.456 इंटू 10⁻15 मीटर। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। पारसिक भी देखिए आपकी डिस्टेंस की ही यूनिट है और ये इसके बराबर होता है। बात करते हैं फोर्स की, बल की। बल की आपके पास एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, एसआई यूनिट है आपके पास न्यूटन, और सीजीएस यूनिट है आपके पास डाइन। आप इतना याद रख सकते हैं। वर्क की अगर हम बात करें, वर्क क्या है? वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है आपके पास जूल। मोमेंटम आपके पास क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है आपके पास? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की दर को आप क्या कहते हैं? आप शक्ति कहते हैं या पावर। और पावर को हम किस में मेजर करते हैं? पावर को हम मेजर करते हैं आपके वॉट में, और वॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड। देखिए जूल आपको पता है वर्क की यूनिट है, और सेकंड किसकी है? टाइम की। तो आप यहाँ से भी रिलेशन पता लगा सकते हैं। 1 हॉर्स पावर आपसे बार बार पूछा जाता है। हमारे पास जो घर में मोटर्स वगैरह होती है पानी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आपको पता हो कितने वाट की होती है? 746 वाट। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि 1 किलो वाट आर आपके कितने के बराबर होता है? ये होता है आपके पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। फिर आपके पास आता है कि जो डायनमो होता है, डायनमो जिसे हम क्या कहते हैं? जनरेटर। ठीक है, जनरेटर का क्या काम होता है? जनरेटर का काम होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को आपकी कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप ये याद रख सकते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है हमारे, जिसे जिसे माइक कहते हैं। तो माइक्रोफोन क्या होता है? हम बोलते हैं साउंड एनर्जी को किस में करता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जी क्या होता है? जी होता है आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आपसे पूछा जाता है कि जी की वैल्यू कितनी होती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी की वैल्यू होती है आपके पास 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पाई जाती है? पोल्स पर पाई जाती है। और मिनिमम कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी इक्वेटर पर। आपको याद रखना होगा। आप जी से याद भी ऐसे भी रख सकते हैं, पी जी, मतलब कि पोल पर जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। अब थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं कि अगर हम लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन, ठीक है, मतलब वो उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो जो आपका एपरेंट वेट होगा, ठीक है, वो ट्रू वेट से, मतलब जो आपका एपरेंट वेट होगा ट्रू वेट से ज़्यादा होगा, जो आपका असली वेट है, मतलब अगर मैं उसमें ट्रैवल कर रहा हूँ। अगर आपकी जो लिफ्ट है अगर वो डाउन जा रही है, ठीक है, जो आपका एपरेंट वेट होगा वो आपके ट्रू वेट से कम होगा, क्योंकि आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होंगे, और ग्रेविटी के साथ ही आप काम कर रहे हैं। आपने सीधा सा याद रखना है, जब आप ऊपर को जाएंगे मतलब आप ग्रेविटी अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो एपरेंट वेट होगा वो ज़्यादा होगा। जब आप नीचे को आएंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, तो आपका एपरेंट वेट कितना होगा? वो कम होगा। अगर आपकी जो लिफ्ट की जो केबल है टूट जाती है, तो आपको वेटलेसनेस होगी, मतलब आप एक तरीके से जीरो ग्रेविटी में चल जाएंगे, आपको अपना वेट ही फील नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम केपलर्स लॉ की। तो केपलर्स लॉ क्या थे कि जो आपका सन के अराउंड ही सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं, सारे ग्रह मूव करते हैं, और कौन से? इलिप्टिकल पाथ में। बस यही बात है। और सन जो है वो आपका स्टेशनरी, सन आपका मूव नहीं करता है। आपने याद रखना किसने दिया था? केपलर्स ने ये दिया था।
फिर बात करते हैं हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनकी जो कितनी हाइट पर होते हैं, ये होते हैं आपके 36,000 किलोमीटर पर। और इनका जो पीरियड ऑफ रोटेशन है बार बार पूछा जाता है, हाइट भी पूछी जाती है, तो 24 घंटे का होता है। कभी कभी आपकी एस्केप वेलोसिटी पूछ ली जाती है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर आप इस स्पीड से किसी भी चीज़ को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर फेंक देंगे तो वो धरती पर रिटर्न नहीं होगा, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ऐसी कुछ स्टोरी भी थी कि जो आपके भीम थे उन्होंने अश्वत्थामा को इतने ज़ोर से फेंका था कि वो इस स्पीड से गया था और कभी लौट कर वापस नहीं आया, और कहते हैं कि आज भी वो कहीं स्पेस में घूम रहा है, तो ऐसी स्टोरी भी है। फिर बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या है, आपका दाब, और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर क्या होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट मैंने आपको बताई थी अभी न्यूटन, और एरिया की होती है आपके पास मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही आप क्या कहते हैं, पास्कल। और कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक बार, ठीक है, कितने पास्कल के बराबर होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 10⁵ पास्कल। फिर आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो जो आपके पास बैरोमीटर है वो क्या करता है काम, वो करता है आपका प्रेशर मेजरमेंट का। अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो आप किससे करते हैं, बैरोमीटर से। और इसकी खोज किसने करी थी, किसने इसे बनाया था, टॉरिसेली ने। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके किलो पास्कल इतना होता है, 103 के अराउंड किलो पास्कल, इतना कुछ ये होती है वैल्यू। 101 या 3, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो आप एक आइडिया रख सकते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किसके रेफरेंस में मापते हैं, वो आपके मरकरी के रेफरेंस में मापते हैं, आप ये याद रख सकते हैं। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है आपका वो घटता जाता है जब आपकी हाइट बढ़ती है, इसीलिए तो जो आपका माउंटेन्स पे है वो खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर रीडिंग्स की बात करते हैं, अगर आपकी जो बैरोमेट्रिक रीडिंग है अगर उसमें एकदम चेंज होता है, सडन फॉल होता है, तो क्या होगा, तब आएगा आपके पास तूफान सॉरी। अगर आपका जो स्लो फॉल होता है, मतलब धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरी, तब होगी आपके पास बारिश। अगर आपके पास स्लो राइज हो रहा है तब आपका जो वेदर होगा वो क्लियर होगा। तो आप इससे ये देख सकते हैं कि जो बैरोमेट्रिक रीडिंग है उसका क्या फ़ायदा है, किस तरीके से होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया HPSSC के द्वारा भी पहले। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रेशर जो होता है आपका वो स्टैटिक फ्लूइड में सेम होता है। पास्कल लॉ, ये आपका क्या है, ये है आपका पास्कल्स लॉ की, जो आपकी अगर मान लीजिए ये आपका टैंक है, ठीक है, सेम लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जो आपका प्रेशर होगा वो सेम होगा। आप इतना याद रख सकते हैं। फ्लोटेशन का मतलब कि तैरने का जो लॉ किसने दिया गया था, वो दिया गया था आपके किसके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा। लेक्टोमीटर क्या होता है, लेक्टोमीटर जो है वो मिल्क की प्योरिटी को मापता है। बात करते हैं हम सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन की जो आपकी वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्नौलीज थ्योरम आपसे पूछ ली जाती है। बर्नौलीज थ्योरम पर ही आपके जो है वो आपके एयरप्लेन वगैरह उड़ते हैं, तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। और कौन सा लॉ है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा का संरक्षण इसमें होता है, ये वो नियम है। वेंचुरियोमीटर क्या होता है, ये आपकी रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। मान लीजिए अगर आपको किसी पाइप में अगर आप वेंचुरियोमीटर लगा दें तो आप उससे ये बता सकते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी फेंक रहा है या कितना फ्लो इससे हो रहा है, ठीक है, इस ओपनिंग से। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ होता है आपका जो स्ट्रेस होता है वो आपका डायरेक्टली स्ट्रेन के बराबर होता है विद इन इलास्टिक लिमिट। इतना सा आप याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं। और आपको पता है कि जो हमारा स्टील होता है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबर हमारा सबसे ज़्यादा इलास्टिक नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है आपके पास हर्ट्ज। अगर आप बात करते हैं गैमा रेस की खोज किसने करी है, हेनरी बैक्वेल ने। और देखिए जो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की है, यूनिट दी है वो कौन, यूनिट भी आपको पता है वो कौन सी होती है, हेनरी बैक्वेल। एक्स रेस की खोज किसने की, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विलियम रोएंटजेन, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो आपका विजिबल रेडिएशन है जिसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, ये एक्स रेज, वाइज रेज, रेडियो रेज, ये सारे जो आपका एक लाइट का ही पार्ट होता है। बट विजिबल जो रेडिएशन है जिसमें हम देख सकते हैं वो किसने दिया था, वो दिया था न्यूटन ने। और रेडियो वेव्स आपकी जो है वो किसने दी है, वो दी है आपकी मार्कोनी ने, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं
साउंड की यूनिट क्या होती है आपको पता है, डेसिबल होती है। ऑडिबल साउंड वेव जो हम मनुष्य सुन सकते हैं वो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 से 20,000 हर्ट्ज। और कई बार ऐसे भी होता है ऑप्शन में 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 किलो का मतलब तो आपको 1000 ही होता है, और 1000 को 20 से करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। इंफ्रासोनिक वेव्स की जो रेंज होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, मतलब बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी की ये वेव्स होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं वो आपकी 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। और ये कौन कौन सुन सकते हैं, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बैट हो सकता है, ठीक है। बैट तो उसको प्रोड्यूस करते हैं आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स को। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या है आपकी, मैक्सिमम होती है आपकी सॉलिड्स में, मिनिमम होती है आपकी लिक्विड्स में, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं। साउंड की स्पीड बढ़ती है जैसे जैसे आपका जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो आपकी ह्यूमिड एयर होती है उसकी जो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो ड्राई एयर के मुकाबले ज़्यादा होती है साउंड की। लाउडनेस को आप किस में मेज़र करते हैं, बेल या फ़ोन में। इको, एको जो हम जिसे कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये याद रखना आपने। अगर आपको एको, ठीक है, इसे सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए आपका जहाँ से साउंड निकल रही है और जो आपका ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं सुन रहा हूँ तो हमारे बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, करीब करीब 17 मीटर का, ठीक है। मैक नंबर की अगर हम बात करें कि अगर मैक नंबर आपका 1 से कम है तो सुपरसोनिक होगा, 2 होगा, 1 से नीचे होगा तो सबसोनिक, और 5 से ज़्यादा होगा तो हाइपरसोनिक। जो आपके फाइटर जेट्स होते हैं तो आप कहते हैं कि सुपरसोनिक जेट है, हाइपरसोनिक जेट है या सबसोनिक जेट है, तो इस तरीके से ही वो होते हैं। फिर बात करते हैं हम हीट की। तो हीट की अगर हम बात करें तो आप हीट किस में मेज़र करते हैं, जूल में भी मेज़र करते हैं, और आप इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो कैलोरी की इक्वल होती है, कैलोरी होती है, और एक कैलोरी कितने की इक्वल होता है, 4.186 जूल के बराबर। टेम्परेचर तो आपको पता है आप किस में मेज़र करते हैं, आपका एक रिलेशन पूछा जाता है C/5 F-32/9 R/4, C सेंटीग्रेड, F फ़ारेनहाइट। बस आपको कुछ नहीं, अगर कुछ भी एक वैल्यू पूछ ली जाए, मान लीजिए अगर आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे दी जाए तो आपने इधर से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है कि जो आपका थर्मोमीटर है, ठीक है, मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, थर्मोमीटर आपका सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पर एक सेम रीडिंग, एक पॉइंट पर सेम रीडिंग देता है, ठीक है, एक टेम्परेचर पर सेम रीडिंग देता है। आपको वो बताना है वो कौन सी रीडिंग है। मरकरी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे ये मेज़र नहीं कर सकता है, ठीक है। इससे कि बिलो दिस आपको जो है वो अल्कोहल के जो थर्मोमीटर्स होते हैं आप उससे मेजर कर सकते हैं। मर्क्यूरी की आपको रेंज पता है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर की -30 या -40 से -30 से +350 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप मर्क्यूरी थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। मर्क्यूरी आपकी जो है एक मेटल है, ठीक है, धातु है, और जो आपकी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। थर्मोकपल भी आपके देखिए 1600 डिग्री तक मेज़र कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेज़र करना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, पायरोमीटर्स। फिर आपके पास मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं कि किस तरीके से आपका हमारे आसपास हीट ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि इसमें आपका मान लीजिए आपको दो बॉडीज़ में, मान लीजिए इसमें और इसमें करवाना है, तो ये ए और बी में करवाना है तो आपस में ये अटैच होना चाहिए, इनका फिजिकल कंटेक्ट होना चाहिए, तो ये होता है आपका कंडक्शन। कन्वेक्शन आपका जनरल लिक्विड्स में देखा जाता है, ठीक है। जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, वो बाय द कन्वेक्शन के थ्रू भी होता है। और रेडिएशन जो हमारी सोलर रेडिएशन, आपने खुद ही सुना है, ठीक है, सोलर रेडिएशन, इसके लिए रेडिएशन के लिए आपको ना तो कोई मीडियम चाहिए होता है, और जो आपकी सन से जो रेज आती हैं वो हमारे रेडिएशन के थ्रू ही आती हैं। फिर आता है हमारे पास स्टेट ऑफ चेंज, ठीक है, कि आपकी किस तरीके से स्टेट ऑफ चेंज होती है। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, जब आपकी बॉडी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है। वेपराइजेशन, वेपर बनना मतलब लिक्विड से आपकी जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है, जब आपके वेपर से लिक्विड में चेंज होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कभी 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 क्या जनरली अगर आप मान लीजिए कोल्ड या ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल निकाल रहे हैं फ्रिज से, तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर बाहर पानी सा जम जाता है, वो आपका क्या होता है, वो जो वेपर्स होते हैं आपके कंडेंस हो जाते हैं और यहाँ पे एक लिक्विड सा फॉर्म हो जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड टू वेपर डायरेक्ट, नहीं तो जनरली हमारा क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में होता है, बट सब्लिमेशन में क्या होता है आपका सॉलिड से सीधा ही वेपर। जैसे आपकी कपूर की जो गोलियां होती है, ठीक है, वो लिक्विड तो नहीं होती हैं, ठीक है, सीधा ही वो सॉलिड स्टेट से ही आपकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप किस में मेजर करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है हाइग्रोमीटर में। फिर थोड़े से प्रोसेसेस देख लेते हैं कि थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, थर्म का मतलब है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो बार, बार का मतलब होता है प्रेशर, और आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट होगा। बात करते हैं लाइट की, तो लाइट की जो हमारे पास लाइट क्या होती है आपके पास, ये होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपने याद रखना है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में, निर्वात में इसकी चाल इतनी होती है। और ऐसा भी पूछा था 3 लाख सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इससे भी पूछा जा सकता है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है, आपने याद रखना है। और जो आपके पास विजिबल रीजन होता है जिसमें लाइट जिससे हम देख पा रहे हैं, वो होता है आपके पास 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, ठीक है। और इसकी साइड है यूवी रेज, और ये है आपके पास इंफ्रारेड रेज। और आपको देखिए, इन्हें लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। सन से जो अर्थ तक आती है आपकी लाइट, कितना टाइम लगता है, 8 मिनट या 19 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स ही लगते हैं, आपको वो पता है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स क्या होता है कि म्यू इक्वल टू C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है आपके पास, परावर्तन, तो देखिए इसमें इतना से याद रखना कि जब आपकी रे इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड वे, मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल होगा आपका वो रिफ्लेक्टिव एंगल के बराबर होगा, यही आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम है। और यहाँ से देखिए इसकी हम देख सकते हैं कि जो कनकेव मिरर होते हैं, कनकेव मिरर आपका एक तो शेविंग में यूज़ होता है, आपकी जो हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स होती है, सर्च लाइट्स होती हैं, या ऑप्थेल्मोस्कोप, मतलब कि जो आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं जो आपके दांतों को देखते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को देखते हैं, वो इस स्कोप को यूज़, मिरर को यूज़ करते हैं। मैं फास्ट फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपकी जल्दी ही कवर हो जाए और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। कन्वेक्स मिरर का तो देखिए फिक्स है कि रियर व्यू मिरर में ही होता है, ठीक है। आप कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं ये हिंदी में आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं ट्रांसलेट कर पाऊँ, बिकॉज मुझे भी इसकी हिंदी देखनी पड़ेगी। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कितना हार्ड वर्क लगा होगा इन नोट्स को लिखने में। बिकॉज आज तक मैंने खुद भी कभी इतने नोट्स तो मैंने आज तक कभी भी नहीं बनाया, मैं बुक से ही रीड करता हूँ, तो आप भी समझ सकते हैं। फिर करते हैं बात रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन। जब आपकी जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी एयर है, यहाँ पे आपका पानी है, तो लाइट यहाँ पे एक मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम ये हो गया, ठीक है। तो क्या चेंजेस आते हैं, वही आपका एक तरीके से रिफ्रैक्शन है। अब बात होती है कि जब आपकी रेयर टू डेंसर, रेयर मतलब होता है बिरला जिसे हम कहते हैं, डेंसर होता है घना, ठीक है। जब आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी, याद रखना, तो वो जो नॉर्मल होता है नॉर्मल की तरफ वो झुकेगी, ठीक है। और जब वो डेंसर टू रेयरर में जाएगी तो जो आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल से आपकी जो है वो लाइट दूर की तरफ हटेगी, ये आपने याद रख लेना है। अब जो हम आपने याद रखना है कि जब हमारा मीडियम चेंज होता है तो मीडियम में हमारे कभी भी एक तो फेस चेंज नहीं होता और एक आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, आपके पास क्या होती है, चेंज वेव लेंथ, आप ये याद रख सकते हैं। तो आपने देखना कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये वाटर टैंक है, अगर आप इसमें छड़ी डुबोते हैं तो यहाँ देखिए छड़ी तो ऐसी सीधी होनी चाहिए थी, नहीं पर ये सीधी ना दिख के आपको ऐसी टेढ़ी सी दिखती है, वही आपकी क्या होती है, बेंडिंग ऑफ लीनियर ऑब्जेक्ट्स या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किससे होगा, आपका रिफ्रैक्शन से ही होगा, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। या फिर आपको जो है वो मॉर्निंग या इवनिंग में जो है वो सन की जो शेप है वो ओवल दिखती है, वो काय के कारण होता है, वो होता है आपका रिफ्लेक्शन के कारण, यानी कि अपवर्तन के कारण। फिर आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्णतः आंतरिक क्या बोलते हैं, परावर्तन, ठीक है। ज्वेलर्स जनरली देखते हैं जो डायमंड होता है, डायमंड की जो स्पार्कलिंग होती है वो इसे चेक TIR के कारण ही होती है। जैसे अगर आपका पता करना कि जो डायमंड है वो प्योर है या इम्प्योर है, तो देखिए उनको पता है कि उनके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है, उससे वो मैच कर लेते हैं। फिर जो आपका मिराज जो दिखता है एक तरीके से आपको ऐसा परसेप्शन सी होती है कि वहाँ पर कुछ है, तो मिराज हो गया या लूमिंग हो गया ये फिनोमिनास आपके जो हैं वो रिफ्रैक्शन TIR के कारण दिखते हैं। और देखिए मैंने आपको ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से कराई है, तो इसीलिए मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। और जो आपको
सन जो है वो आपको विजिबल हो जाता है सनराइज से पहले ही, वो भी आपका फिनोमिना है TIR का। और ऑप्टिकल फाइबर्स आपको पता है आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स भी आपके TIR पर ही काम करते हैं। फिर आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन, ठीक है, थ्रू लेंस, ठीक है। ये हो गया आपके पास कन्वेक्स लेंस, और ये हो गया आपके पास कन्वेक्स कनकेव लेंस, ठीक है। और इसकी जो पावर होती है हमारे पास पॉजिटिव पावर होती है, और कनकेव की हमारे पास नेगेटिव पावर होती है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है? पावर ऑफ लेंस होती है डायोप्टर। अब आपको मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला आपको बताना है। डिस्पर्शन जिसे हम कहते हैं प्रसार, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है, और विबग्योर भी यहीं से निकलता है। और हमारी जो रेनबो फॉर्मेशन भी आपकी थ्रू डिस्पर्शन ही होती है, ठीक है। रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है। फिर आपसे पूछा जाती है प्राइमरी कलर कौन से होते हैं आपके पास? RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और आपके जो है ये ब्लू। फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है कि जो आपकी लाइट का जो फैलाव होता है, ठीक है। मोस्ट स्कैटरिंग कलर कौन सा होता है? वो होता है आपके पास वायलेट, और मिनिमम होता है रेड। रेड की ही जो सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी वेवलेंथ होती है, और वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। ब्लू कलर ऑफ स्काई भी आपका किस वजह के कारण होता है? वो होता है आपका स्कैटरिंग के कारण। ह्यूमन आई को हम किस तरीके से रेफरेंस ले सकते हैं कि ये एक तरीके का आपका कन्वेक्स लेंस है। फिर देखिए आपके पास विजन सेल्स होते हैं, ठीक है, ये रॉड्स एंड कोन्स। तो ये रॉड्स क्या होते हैं? ये आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताती है कि लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ऊर्जा से आ रही है, या कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपको लेमैन वे में बता रहा हूँ। और कोन्स होते हैं कि ये बताते हैं कि आपका जो कलर डिस्टिंग्विश भी कौन सा कलर है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसके ये वाला पार्ट सही नहीं होगा उसे कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो आप कौन कभी ऑप्शन में तो आप ये टिक कर सकते हैं। लीस्ट विजन मतलब अगर आपको जैसे आप कहते हैं ना कि मिनिमम विजन किसी चीज़ को देखने के लिए कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास 25 सेंटीमीटर। या फिर जो एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड लेते हैं कि अगर आपको बुक पढ़नी है तो आपको कितने दूर से पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट आपके और बुक में के बीच में 25 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस होना मैंडेटरी है। फिर बात करते हैं कि हमारे ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स होते हैं, तो डिफेक्ट्स में हो गया आपके पास मायोपिया जिसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि आप नियर के जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं, लेकिन आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। तो इसकी जो रेमेडी यानी कि जो उपचार होता है कि आपको डाइवर्जिंग लेंस लेना होगा, यानी कि कनकेव लेंस लेना होगा। फिर करते हैं बात की हाइपरोपिया, हाइपोमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है कि आप नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स को तो देख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हैं, लेकिन आप नियर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं। और इसके लिए रेमेडी क्या यूज़ करेंगे आप? इसके लिए यूज़ करेंगे आप कन्वेक्स लेंस। प्रेस बायोपिया की अगर हम बात करते हैं, प्रेस बायोपिया जो आपकी ओल्ड एज में हो जाता है, जब इंसान बूढ़ा होता है, ना तो आपको नियर के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, ना ही आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। इसके लिए आप यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस। फिर टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो टेलीस्कोप क्या होता है? अगर आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो आप टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। और टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? टेलीस्कोप की जो खोज की थी वो की थी आपके गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है कंडक्टर क्या होते हैं, जो आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, अपने से गुजार सकते हैं। और सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है आपके पास सिल्वर, ठीक है। बात करते हैं इंसुलेटर की, जो आपके ना तो हीट को अपने से जाने देते हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे आपकी वुड हो गया, तो आपका ये आपके फिर एस्बेस्टस वगैरह हो गए, ये चीज़ें होती हैं आपके पास। वुड में भी अगर आपके पास वुड बिल्कुल ड्राई है तो ही, अगर गीली होगी तो आपको पता ही है कि करंट कैसे लगता है। बात करते हैं चार्ज की, जो यूनिट है वो होती है आपके पास कूलाम। करंट आप किस में मेजर करते हैं? करंट मेजर करते हैं आप एम्पियर में, और ये स्केलर होती है, और इसे आप एमीटर से मेजर भी करते हैं। रेजिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हैं? आपकी जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास ओम। ओम्स लॉ भी पढ़ा होगा आपने, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो वोल्टेज होती है आपकी वो करंट के प्रोपोर्शनल होती है, और यहाँ से जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। वोल्ट मीटर आपकी जो वोल्टेज को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, जैसे आपको पता है कि हमारा
पहली बात तो इतना याद रखना कि इन सीरीज़ में होता है ताकि आपके जो डिवाइसेस घर में लगे हैं या कहीं भी वो डैमेज ना हो। किसका बना होता है? कॉपर, टिन एंड लेड का, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। प्योर फ्यूज किसका बना होता है? वो टिन का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है? एक तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अगर देखिए मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो आपका जो फ्यूज है वो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ नहीं करेगा और जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो अप्लाइंसिस है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा और हाई रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर बहुत कम रेजिस्टेंस होगी तो भी बात नहीं बनेगी। गैल्वेनोमीटर ये आपका जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने को भी यूज़ होता है। फिर बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये आपकी जो लो वोल्टेज एसी को है, अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज एसी या हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। तो आप ये याद रख सकते हैं जो आपकी वोल्टेज को करंट या वाइस वर्सा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। जनरेटर होता है एसी डायनमो। डायनमो को ही हम जनरेटर भी कहते हैं, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड की आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो आपके पास यूनिट होती है वो होती है आपके पास टेस्ला। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉम्पसन ने। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, गोल्डस्टीन ने। देखिए ऑप्शन में आपके पास रुदरफोर्ड भी हो सकता है, ठीक है। रुदरफोर्ड, या तो आपको गोल्डस्टीन मिलेगा या रुदरफोर्ड। तो आपने अगर गोल्डस्टीन होगा तो गोल्डस्टीन कर लेना, या रुदरफोर्ड होगा तो रुदरफोर्ड कर लेना। बट मुझे नहीं लगता कि एक ही ऑप्शन में वो दोनों देंगे, तो आपने गोल्डस्टीन पे ही करना है। आपको पता है आपके पास प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे आपके पास कोई चार्ज नहीं होता है। और किसने इसकी खोज करी है? इसकी जो खोज करी है वो आपके जेम्स चैडविक ने करी है। रेडियो एक्टिविटी किसने दी है? ये दी है आपके हेनरी बैकवेल ने। और इसने ही रेडियम की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट पियरी और मैडम क्यूरी ने, ठीक है। बाद में इन्हें दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। सबसे ज़्यादा जो आपकी पेनिट्रेटिंग पावर किस में होती है? मतलब एक तरीके से पेनिट्रेटिंग को आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं। एक तरीके से मान लीजिए ये वॉल है, ठीक है, तो यहाँ से अगर इस साइड को चली गई तो मतलब ये पेनिट्रेशन, भेदना, अगर आई थिंक मैं कह सकता हूँ भेदने की पावर, तो सबसे ज़्यादा होती है गैमा में और सबसे कम होती है आपकी अल्फ़ा में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के बारे में हम बात करते हैं। न्यूक्लियर आपका जो है फ्यूजन है वो किसने दिया था? ये दिया था आपका ऑटो हान ने। पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें जो एक बड़ा जो न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, वो आपका आगे टूटेगा, ठीक है। और ये इस पर कौन सा काम करता है? इस पर काम करता है आपका एटम बॉम्ब, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में मतलब आगे टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी कि छोटे हैवी न्यूक्लियाई में वो टूट जाएगा। फ्यूज मतलब आपस में चिपकना एक तरीके से, ठीक है। मान लीजिए आपके छोटे आपके जो ये न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये दोनों मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे। जैसा आपका हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, या आपका जो सन है वो किस तरीके से एनर्जी देता है? वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे एनर्जी देता है। मॉडरेटर्स जो होते हैं आपके, मॉडरेटर क्या हो सकते हैं? हैवी वाटर जिसे हम D2O कहते हैं, या ग्रेफाइट, यानी कि जो आपके न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं। कंट्रोल रोड्स कौन सी होती है? जैसे आपकी कैडमियम की हो सकती है, बोरोन की हो सकती है, बार बार पूछा जाता है। कूलेंट कौन से? उससे D2O हैवी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। रेक्टिफायर क्या होता है? जो आपके AC को DC में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट को आपका डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोमीटर होता है जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटीज को मेजर करने के लिए। और हाइग्रो मैंने आपको बताया था, हाइग्रो से आपने याद रखना है ह्यूमिडिटी। मैनोमीटर भी देखिए आपके प्रेशर को ही मेजर करने के लिए यूज़ होता है, आप जरूर याद है। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है जो आपके गाड़ियों में लगे होते हैं, ये डिस्टेंस आपको बताते हैं कि आपके व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। रडार तो आपको पता ही है क्या होता है। रडार में आपकी कौन सी वेव्स होती हैं, कौन सी आप वेव्स यूज़ करते हैं, आपने मुझे बताना है। और सोनार में आप कौन सी वेव्स यूज़ करते हैं वो भी आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं हम केमिस्ट्री सेक्शन पर। केमिस्ट्री सेक्शन पर देखते हैं केमिस्ट्री के जो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो आपके फादर हैं वो कौन है? वो है आपके लेवोइजियर, ठीक है। आपके पास पता है कि 5 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेशन और प्लाज्मा, ठीक
ठीक है, आपके पास ये 5 स्टेट्स होती हैं। पंचतत्व भी आप समझते हैं, आपको पता है कि पंचतत्व होते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं, ठीक है, आपको पता ही है, ठोस अवस्था में होती है, यानी कि सॉलिड अवस्था में होती है, हार्ड होती है। आपने एक्सेप्शन मतलब जो उनके विरुद्ध है या बिन अलग है, वो है आपकी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो आपकी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है और आपकी ये थर्मोमीटर्स में भी यूज़ करी जाती है। लेकिन आजकल तो आपके जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे, हाँ, आप इसे ये याद रख सकते हैं। शायद मैंने वो कवर नहीं करवाया है, वैसे मैं प्रीवियस जो वीडियोस हैं आपकी जो मेरी साइंस की, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कवर करवाया है। अगर आप मर्करी कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको कौन सा डिजीज़ होता है? मीना माटा डिजीज़, आपने ये याद रखना है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी की दोनों अच्छी जो धातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। नॉन मेटल्स की बात करें, वो आपकी ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं, कुचालक होती है। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है वो आपका विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। आप ये एक्सेप्शन याद रख सकते हैं। बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी आपकी जॉन डाल्टन ने। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। आप ये याद रखें। एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन, जनरली हम इसे प्रोटॉन से ही लेते हैं, ठीक है। आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप कर सकते हैं। मास नंबर क्या होता है? जो आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर आपका जो है वो मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या होती है। आइसोटोप्स समस्थानिक जिन्हें हम कहते हैं। आइसोटोप में क्या होता है? जो आपके सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन आपका डिफरेंट मास नंबर होगा। देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपके नीचे लिखे जाते हैं, मास नंबर आपके ऊपर लिखे जाते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर सभी कार्बन के 6 हैं, लेकिन जिसके मास नंबर है 12, 13, 14 ये डिफरेंट है। तो इस तरीके से आइसोटोप्स होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? संभारिक, जिनमें आपका सेम एटॉमिक मास होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन इनका जो है मास वो सेम है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें आपके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और आपको याद रखना है कि जो आपका हीलियम का जो आयन होते हैं वहीं से आपका जो है वो पॉजिटिव चार्ज आयन सॉरी जो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन होता है वहीं से आपका क्या निकलता है? अब अल्फा पार्टिकल। और वाटरमेलन जो मॉडल था एटम का, या प्लम पडिंग मॉडल, वो किसने दिया था? जे थॉम्सन ने। वेवलेंथ की बात करें तो आप मेज़र करते हैं मीटर में। और 1 एंगस्ट्रॉम कितने के इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। और 1 नैनोमीटर, ठीक है, आपके पास आजकल मोबाइल के प्रोसेसर भी आते हैं, कोई 9 mm का या, ठीक है, इस तरीके के। तो 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻−9 मीटर। आपने ये याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? आइंस्टीन ने। और जितना मुझे याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला है। बात करते हैं आपके मॉडर्न जो आपका अभी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, कौन है? मेंडलीव, ठीक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास ग्रुप है कितने? 18। और पीरियड्स हैं आपके पास कितने? 7। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉज किसने दिए हैं? ये मोजले ने। एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है आपके वो अरेंज है सारे एटॉमिक एलिमेंट्स, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक रेडियाई, अब मैं बात करता हूँ थोड़ी जनरल फीचर्स की। जो आपके जो एटम्स का जो त्रिज्या होती है वो घटती है जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं और बढ़ती है जब आप टॉप से बॉटम में जाते हैं, तो आपने ये याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की, जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं एटम से, उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपने याद रखना है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कब बढ़ेगा? जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे। और घटेगा कब? जब आप टॉप से बॉटम में जाएंगे। सीजियम आपने लिखना है, इसके लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी यही होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे होगा? जब आपके ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जब आपने अपने पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब आपने याद रखना है जब आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब बढ़ेगी? जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे। क्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को बुलाने की। और घटेगा कब? जब आप टॉप से बॉटम में जाएंगे। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, मतलब आओ मेरे पास आओ, इलेक्ट्रॉन्स को बुलाने की एक तरीके से हम टेंडेंसी। देखिए जनरल सी बात है, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होंगे या नॉन साइंस बैकग्राउंड से होंगे, तो उनको समझाने के लिए ऐसी ऐसी टर्म्स यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज आई थिंक बहुत से लोगों की जो है वो साइंस भी अच्छी ना हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो आपका करेक्टर कब बढ़ेगा? जब आप लेफ्ट से राइट में जाएंगे और टॉप से बॉटम में जाएंगे तो वो घटेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है हमारे पास है वो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है। और सबसे कम है आपके पास, वो है आपके पास सीजियम, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन है आपके पास नॉन मेटल, जो आपकी रूम टेम्परेचर पर क्या है? लिक्विड, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मर्क्यूरी जो है आपकी मेटल है, वो भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। टंगस्टन, टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन जो है आपकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट से अमंग द जो आपकी मेटल्स हैं, तो कितना है? करीब करीब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बन का भी देखिए, अगर हम नॉन मेटल्स में बात करते हैं तो 4100 डिग्री सेंटीग्रेड। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स में। डायमंड जो आपको पता है हार्डेस्ट है, डायमंड का यूज़ करते हैं हम, जैसे इसके टूल्स भी बनते हैं अगर आपको बहुत ही हार्ड चीज़ों को काटना है। लीस्ट कंडक्टर कौन होता है मेटल्स में? वो होता है आपका लेड। फिर बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए कोई यहाँ पे एक छेद है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, तो आपको उसके जो कण है वो ऐसे लाइट में तैरते हुए या उड़ते हुए दिखेंगे, उसी कहते हैं हम टिंडल इफेक्ट। तो आपका अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, अगर हम बात करते हैं एसिड्स क्या होते हैं, जो आपके ABR आपने याद रखना है। एसिड जो होते हैं ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये क्या करते हैं? आपका एक हाइड्रोजन आयन को गिव अप कर देते हैं। सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन और ऑरेंज में। जनरली आपके जो सिट्रिक एसिड वाले कौन से कंपाउंड होते हैं? जो खट्टे होते हैं। वैसे तो एसिड की अगर हम एक फीचर देखें कि वो खट्टे ही होते हैं, तो सिट्रिक एसिड आपका लेमन एंड ऑरेंज में पाया जाता है। सोर मिल्क जो आपका मिल्क में होगा वो आपका लैक्टिक एसिड होगा। और जो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं हम लैक्टोबैसिलस। ग्रेप्स जो होते हैं आपके अंगूर, उसमें टार्टेरिक एसिड होता है। विनेगर उसमें होता है आपका एसिटिक एसिड। एप्पल्स में आपका मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटोज में होता है। HCl आपका होता है स्टमक में, H2SO4 मत कर देना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका स्टमक में। नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका वो प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड में यूज़ करते हैं, गोल्ड या सिल्वर में। और नाइट्रिक एसिड आपका जो है वो एक्सप्लोजिव्स में भी हम यूज़ करते हैं, जो जैसे बम बुम बनाने हो किसी ने, हमने तो नहीं, बट जो भी इसे यू नो एज अ मतलब प्रोफेशनली जो होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं। ये तो दोबारा से रिपीट हो चुका है पेज। अगर हम क्षार की बात करें, क्षार ही कहते हैं, लिटमस पेपर को ये रेड से ब्लू में करते हैं। और अगर हम बात करते हैं लेमन जूस का, जो हम अगर हम pH वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो जो लेमन जो जूस है वो देखिए आपको याद रखना, अगर 7 से नीचे है मतलब 7 से पीछे है तो वो होंगे एसिड, अगर वो 7 से ज़्यादा हैं तो वो हो गए आपके बेस। और 7 को हम मानते हैं न्यूट्रल, मतलब ना बेस है ना एसिड है। तो आप ये याद रखें, लेमन जूस आपका एसिड होता है 2.5। यूरिन का भी देखिए आपके पास 4.8 होता है, मैंने यहाँ पर बताया कि लेस देन 7 एसिड, ग्रेटर देन 7 बेस। सलाइवा का 6.5, मतलब ये भी आपका एसिडिक ही होता है। कॉफ़ी 5 होता है। मिल्क का 6.5 होता है। ब्लड का 7.4 होता है। प्योर H2O 7 होता है। टूथपेस्ट का देखिए 9 होता है। और आपका जो सी वाटर का 8.5 होता है। मोम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है आपके पास 10.5। जो अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं तो 10.5 है, मतलब बेस है, और ये आपकी जो एसिडिटी को है वो रिमूव कर देगा। एसिड रेन का अगर हम pH देखें तो कितना होता है? एसिड रेन का pH होता है 5.6। आपको मुझे ये बताना है कि एसिड रेन के लिए जो मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, ठीक है। एसिड रेन किस कंपाउंड की वजह से होती है, और ये क्वेश्चन आपको बताना है। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहते हैं? ये कहते हैं H2SO4 को। और यही आपका अम्लों का राजा कौन होता है? वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड।
हाँ, फिर बात करते हैं सॉल्ट्स की, जो आपके सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अगर आपको मतलब गाइटर यानी कि जो घेंगा डिजीज़ होता है अगर ना हो तो आपको सोडियम आयोडाइड लेना चाहिए, ये इसकी क्योर करने के लिए यूज होता है। चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चार्ल्स लॉ में आपको याद रखना है प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, यानी कि जब चार्ल्स लॉ होगा या उसमें क्या होता है आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है और आपका जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये मैं बता रहा हूँ ताकि इनकेस अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। टी भी आपने याद रखना है, मतलब जब बॉयल्स लॉ होगा तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर यानी कि वॉल्यूम। और जो गैल्यूसेक लॉ होता है इसमें आपको पता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। कोरोजन क्या होता है? स्लो हीटिंग ऑफ मेटल बाय गैसेज एंड वाटर वेपर्स। हीटिंग नहीं आना था यहाँ पर। हम्म, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखना चाहिए। मतलब कोरोजन वही होता है कि संक्षारण एक तरीके से, कि जब आपके वाटर वेपर्स होते हैं या गैसेस जो होती हैं वो आपकी जो मेटल वगैरह को डिटीरियोरेट करती हैं, वही आपका क्या होता है? कोरोजन। रस का फॉर्मूला आपको याद रखना है Fe2O3.XH2O। गैल्वेनाइजेशन, अगर आपको रस से बचाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें कोटिंग चटाई जाती है आयरन पर। वो किसकी कोटिंग होती है? वो होती है आपकी जिंक लेयर की। जिंक लेयर चढ़ाई जाती है। जिंक कोटिंग को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। बार बार पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स, इसके जो एलोट्रोप्स होते हैं, इसके जो अप्रूव्स होते हैं। डायमंड की बात करते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4, बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेफाइट की बात करते हैं, ब्लैक लेड भी से कहते हैं या प्लम्बेको कहते हैं, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप ये याद रख सकते हैं। बात करते हैं फ्यूल्स की। फ्यूल्स के हाई कैलोरिफिक वैल्यू होने चाहिए, मतलब जब आप फ्यूल बर्न करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे। बात करते हैं वाटर गैस क्या होती है। वाटर गैस का कई बार पूछा जाता है, जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलती है। प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलती है। और गोबर गैस तो आपको पता ही है, जब आपका कम्बिनेशन होता है मीथेन, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेचुरल गैस आपके पास क्या क्या होती है? इसमें इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो होता है मेन कंटेंट होते हैं। एलपीजी क्या होती है? आपकी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें आपकी जो ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन भी होती है वो स्मॉल उसमें होती है। स्टेंच यानी कि जो एक आपको दुर्गंध आती है एलपीजी से, जो आपके सिलेंडर्स में अगर लीकेज हो रही होती है, वो किस कारण होती है? वो होती है आपकी इथाइल मेरकाप्तान, मतलब कुछ ऐसा ही है, मेरकप्टान कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो या मेरा कप्तान ही याद रखना, इथाइल मेरा कप्तान। तो वो आपको सिर्फ याद रखना है और एग्ज़ाम में सही करके आना है। सीएनजी आपको पता है कंप्रेस नेचुरल गैस होती है और इसमें मीथेन होती है अराउंड 95%। पेट्रोल की अगर आपको क्वालिटी बतानी है, पेट्रोल कितनी अच्छी क्वालिटी का है, तो ऑक्टेन नंबर इसके लिए इंट्रोड्यूस होता है, बताता है वही। और डीजल क्वालिटी के लिए आपने C10 नंबर याद रखना है। डीसी आप याद रखते हैं, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, या पीओ यानी कि जो आपका पेट्रोल है वो ऑक्टेन नंबर को, इससे ऑक्टेन नंबर से आप उसकी क्वालिटी बता सकते हैं। एंटीनॉक कंपाउंड्स आप यूज़ करते हैं TEL, टेट्रा इथाइल लेड, आपको इतना ही याद रखना है, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कैल्सिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कैल्सिनेशन क्या है? हीटिंग ऑफ ओर, नो ऑक्सीजन और एयर इज रिक्वायर्ड। जब आपको ऑक्सीजन या एयर की जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है और आप किसी भी ओर को हीट कर रहे हो, उसे कहते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग तो आपको पता है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओर आ रहा था यहाँ पर, प्रेजेंस आना था यहाँ पर, एब्सेंस नहीं आना था। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। स्मेल्टिंग, रिडक्शन ऑफ हाई ऑक्साइड और विद कार्बन ऑफ हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये मानने दीजिए। फिर देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में। आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? सोडियम, सोडियम का जो ओर्स अयस्क जिन्हें हम कहते हैं बोरेक्स, बार बार पूछा जाता है। कैल्शियम का कैल्साइट, जिप्सम का CaSO4.2H2O, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, मर्क्यूरी का सिनेबार, आयरन का हेमेटाइट, और यूरेनियम का क्या होता है? पिच ब्लेंड, बार बार पूछा जाता है, U3O8। देखिए अगर मैं स्पीड नहीं रखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी तो देखिए 27 ही पेजेस हुए हैं, बट आपके पास भी एक लिमिटेड सा डेटा होता है, आपने पहले ही कंज्यूम कर लिया होगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा।
तो इसीलिए मैंने थोड़ी स्पीड बनाई है, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि आप इससे प्रिपेयर करोगे, ये तो आपका रिवीजन वीडियो है, आपने कितना पढ़ा है आप रिकॉल कर सकते हो, जो चीज़ आपको नहीं है वो आप याद कर सकते हो। एलॉयज़ आपको पता है, जिसमें मेटल के गुण भी होते हैं, नॉन मेटल के भी गुण होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ब्रास तो देखिए बड़ा फेवरेट है, ब्रास के जो है वो कॉपर 70% और जिंक 30%, कॉपर और जिंक का बनेगा ब्रास। ठीक है, ब्रॉन्ज आपने याद रखना है, कॉपर और एसएन क्या होता है, एसएन होता है आपके पास टिन। तो ब्रॉन्ज हो गया आपका कॉपर एंड टिन, टिन आपने याद रखना है। ठीक है, मैंने एक दिन पूछा भी था शायद आपसे। और जर्मन सिल्वर में आपने एक बात याद रखनी कि जर्मन सिल्वर में आपके पास सिल्वर नहीं होता है, उसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और आपके पास निकेल होता है। रोल्ड गोल्ड, देखिए घर में कभी कभी बात होती थी कि जब कभी ज्वेलरी की बात, तो कि रोल्ड गोल्ड नहीं लेना चाहिए, तो मैं सोचता था कि घर वाले ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब अच्छा सोना लेना चाहिए, रोल्ड गोल्ड ऐसी अपनी लोकल लैंग्वेज में होगी। जब मैंने कल ये पढ़ा तो पता चला कि रोल्ड गोल्ड में कॉपर 90% होता है और एल्यूमिनियम 10% होता है। ठीक है, तो याद याद रख सकते हैं। सोल्डर की अगर हम बात करें, सोल्डर में आपके पास लेड 50% और टिन 50%, आप याद रख सकते हैं। गन मेटल के पास कॉपर, टिन, जिंक ये होता है। मुंज मेटल में आपके पास कॉपर और जिंक दोनों होते हैं। स्टेनलेस स्टील, हाँ बड़ा फेमस है इनका, आयरन, क्रोमियम, निकल, आपको पता है 75% आपके पास स्टेनलेस स्टील होता है। निकल स्टील में आपके पास आयरन और निकल होंगे। मोलन मेटल में आपका कॉपर एंड निकल होगा। तो आप ये याद रख सकते हैं, माइंड में बात बैठा सकते हैं। अब थोड़ा मेटल एंड नॉन मेटल का यूज़ भी देख लेते हैं। क्लोरीन जो आपकी इसमें यूज़ होती है मस्टर्ड गैस में, अगर आपसे पूछा जाए एक्वारीजिया, ठीक है, जिससे वो कहते हैं कि हम सोने का पानी चढ़ा देंगे और फिर सब कुछ लूट के चले जाते हैं। HCl3 और HNO3 आप ये याद रख सकते हैं। H2SO4 होता है आपका लेड स्टोरेज बैटरीज में हम यूज़ करते हैं। सल्फर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, उसमें हम सल्फर का एडिशन करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस भी होती है और सर्जरी में एज अ एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं, बेहोश करने के लिए भी। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसे हम कहते हैं CaOCl2। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है, बार बार पूछा जाता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, आपने याद रखना बाई कार्बोनेट की बात होगी तो आपने उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है, NaHCO3। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बेकिंग सोडा, बेकिंग से आपने याद रखना है, बेकिंग का होता है हाजमा, मतलब हाजमा ख़राब हो जाता है अगर इन केस सोडा ज़्यादा पड़ जाए, तो NaH से आपने हाजमा याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CSO4 2 या CSO4 हाफ H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। विल्सन डिजीज़ क्या होता है, विल्सन डिजीज़ जो होता है आपका, अगर आप कॉपर को अगर आप एक्सेस कंज्यूम कर लेते हैं तो आपको विल्सन डिजीज़ होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप तांबे का बर्तन में पानी पी रहे हैं तो 3-4 महीने आप पी लीजिए, फिर 2-3 महीने के लिए छोड़ दीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो तांबे का एक्सेस एडिशन ना हो जाए। और बात करते हैं हम अगर कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड होता है, जैसे आपकी फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ जो क्लोथ्स बनते हैं कैल्शियम हाइड्राइड के बनते हैं। स्ट्रेटेजिक मेटल किसे कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं हम टाइटेनियम को। बेबिट मेटल जिसमें आपका टिन और SB क्या होता है ये मुझे भी देखना पड़ेगा, आप बता सकते हैं। टिन सोच लीजिए कि जिसमें आपके पास 90% टिन होगा। इलेक्ट्रिक हीटर की जो वायर होती है वो आपके पास होती है नाइक्रोम। कोबाल्ट 60 जो होता है आपका कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। और जो आपका आर्टिफिशियल रेंज जो होती है, आर्टिफिशियल रेंज होती है आपकी सिल्वर आयोडाइड से करवाते हैं। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होती है, ये होती है आपके पास रॉट आयरन। और अगर हम बात करते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, डिजीज़ होती है एनीमिया, और एक्सेस ही ज़्यादा ही आयरन होगा, साइड्रोसिस आपका जो है वो हो जाता है। अब देखिए, मैं पिछली जो मैंने साइंस की वीडियो डाली थी उसमें मैं वाटर हार्डनेस के बारे में आपसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं किया है, इंक्लूड रह चुके हैं वो। थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, जिन्हें अगर आप दोबारा गर्म करेंगे या प्रेशर से उसकी आप शेप को जो है वो चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन हो गया, या पॉलीइथाइलिन। अगर आप बात करते हैं थर्मोसेटिंग की, मतलब एक बार जो परमानेंट ही सेट हो जाते हैं, फिर आप उसका कुछ भी कर लीजिए कुछ नहीं बात बनेगी। बैकेलाइट
फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ये बार बार पूछा जाता है तो आप इसे याद रखना है। रेयॉन होता है जो आपका सेल्यूलोज से आप बनाते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं आपके जो स्ट्रेस रिलीवर्स होते हैं, वो होते हैं आपके। और फिर आपकी बात करते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो होती है जो पेन किलिंग ड्रग्स होती है, जैसे आपके पास होती है एस्पिरिन हो सकती है, पैरासीटामोल हो सकती है, ये एंटी नारकोटिक होती है। मतलब इसमें आपको जो है वो आप किसी भी केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं कि नारकोटिक डिपार्टमेंट क्या होता है जो आपकी ड्रग्स से रिलेट करता है, ठीक है। मॉर्फिन हो गया, कोकीन, हीरोइन, ये आपकी ड्रग वाली जो है वो नारकोटिक ड्रग्स हम इसे कह सकते हैं। मतलब ऐसी इनकी बेचने में पाबंदी है। मॉर्फिन आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। एंटीपायरेटिक्स होती है जो आपकी, मैंने अभी कहा था ना कि जो पायरोमीटर्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, वहीं से ही एंटीपायरेटिक मतलब जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास पैरासीटामोल हो गया, एनाल्जिन हो गया, ये हो सकती है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं कि आपकी बैक्टीरिया की अगर आपको ग्रोथ स्टॉप करनी है या ख़त्म करनी है तो आप क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स। सबसे पहली एंटीबायोटिक क्या थी? पेनिसिलिन थी। और किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटासिड आपको पता है, अगर आपको एसिडिटी को ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो आप क्या लेते हैं? एंटा एसिड। ये आपके पास जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या NaCO3 हो गया, तो ये आपके पास फेमस एंटा एसिड्स होते हैं। अब हम बात करेंगे अपना बायोलॉजी सेक्शन। देखिए सेल की स्टडी को आप क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को कहते हैं आप साइटोलॉजी। सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में क्या क्या है? वो है न्यूरॉन। और बिगेस्ट सेल अगर आप ऐसी बात करें, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी सेल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, आप सभी को पता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जो फादर कौन है? वो है जॉन ग्रेगर मेंडल। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? मटर के दाने पे या मटर के पौधे पे, आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेल सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं। मेल में कौन से सेक्स हार्मोन होते हैं? एक्स और वाई। और फीमेल में होते हैं आपके पास डबल एक्स या एक्स एक्स। 30 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं? 46। और इसका अगर आप पेयर बनाएं तो कितना हो जाएगा? 23। फिर आपको याद रखना है कि कुछ डिजीज़ होते हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपने याद रखना है क्लिन फेटर डिजीज़ होता है या सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके मेल जो है उसके पास एक्स्ट्रा एक्स या वाई आ जाएगा, ठीक है। तो देख जैसे XXY हो गया या XYY, तो आप ये याद रख सकते हैं। टर्नर डिजीज़ बार बार पूछा जाता है कि जो ये फीमेल में होता है कि आपके पास एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। टर्नर डिजीज़ आप याद रख सकते हैं कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड एक डिजीज़ होता है। डाउन सिंड्रोम भी यही होता है, ठीक है। हीमोफीलिया आपने याद रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग का जो, अगर आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है तो आपको कौन सा डिजीज़ होता है? हेमोफीलिया। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपके पास कौन सी विटामिन फ़ायदेमंद होती है कि जिससे आपका ब्लड क्लॉटिंग अच्छा हो? विटामिन के। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस, आपने याद रखना है। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? बायोलॉजी का आपको मुझे बताना है, और वही आपके शायद जूलॉजी के भी हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। मतलब जिनके ऊपर कोई लेयर नहीं चढ़ी होती, मतलब सीधे ही वो बीज आपको दिख जाते हैं। बनाना क्या होती है? बनाना कई बार पूछ लिया जाता है, श्रब होती है। अब आपको मुझे बताना है बैम्बू जो है वो श्रब होती है या नहीं होती है। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जैसे जो आपके लिविंग नहीं होते, जैसे आपकी सनलाइट होगी या वाटर हो गया। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो आपकी लिविंग होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन देखिए मैंने एयर ही किया यहाँ पे कंसिडर। जैसे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया या अमोनिया हो गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपने याद रखना है 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी वहाँ से वो लीक हो गई थी। ओजोन लेयर में जो आपके पास होल होता है, ठीक है, जो आपको यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेस से, वो किसके कारण होता है? वो था आपका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जनरली कहाँ मिलती थी आपकी? ये रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं वहाँ पर ये मिलती है।
ब्लड ब्लड क्या है आपके पास, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू होता है। और आपके पास अगर हम ब्लड की बात करें तो आपके पास होती है आरबीसी, जिन्हें कहते हैं हम रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, या रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं आप, फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ठीक है। जो हमारे बॉडी का जो खून बनता है वो बोन मैरो में ही बनता है। अगर आप लाइफ साइकिल की बात करें तो 20 से 120 दिन इनकी जो है वो एक तरीके से लाइफ होती है। डेथ की अगर हम बात करें तो इनकी जो ग्रेव ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं हम, लीवर को, मतलब ये मरती कहाँ पर है, लीवर में मरती है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये देखिए, जो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू पार्ट्स एंड ब्रिंग CO2, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बॉडी पार्ट्स में पहुंचाएगी और, ठीक है, लंग्स से, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वो वापस लेकर आएगी। अगर बात करते हैं हम WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 13 से 20 दिन की होती है। थ्रोम्बोसाइट्स की जो लाइफ साइकिल्स होती है आपने याद रखना है, ये कितनी होती है, 8 से 9 दिन की। और थ्रोम्बोसाइट्स ही होते हैं जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कोआगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग को या खून का थक्का जमने को हम क्या कहते हैं, कोआगुलेशन। और इसके लिए कौन सी विटामिन होती है, विटामिन के। ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, ब्लड ग्रुप की जो खोज की किसने की थी, लैंडस्टीनर ने, और इन्हें ही 1930 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, जो दे सकता है, और एक्सेप्टर है वो AB। यूनिवर्सल डोनर हुआ O और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ AB। अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारा जो डाइजेशन होता है एक तरीके से वो आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा की अगर हम बात करते हैं तो कितना pH होता है, 6.8 से 7.3 के बीच में। और कौन कौन से यहाँ पर एंजाइम होते हैं, एमाइलेज हो गया, टाइलिन हो गया। फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप को कहते हैं हम इसोफेगस। और अगर हम बात करते हैं विंड पाइप की, उसे कहते हैं हम एपीग्लॉटिस। स्पेलिंग का देख लीजिएगा, एपीग्लॉटिस आप याद रख सकते हैं। स्टमक में आपको पता है गैस्ट्रिक जूस होता है, तो उसका pH कितना होता है, उसका pH होता है 1.5 से 3.5, क्योंकि वो एसिडिक होता है। और कौन कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन। और हमारा जो पेट में कौन सा एसिड होता है, वो होता है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात करते हैं लीवर की। देखिए लीवर जो है आपका वो कौन सा, लीवर को हम कहते हैं हिंदी में यकृत कहते हैं शायद हिंदी में। लीवर से ही आपका कौन सा जूस सिक्रेट होता है, कौन सा जूस निकलता है, वो है आपके पास बाइल जूस। 1000 बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्योंकि ज़्यादा कुछ पूछने को नहीं है यहाँ से। डाइजेशन ऑफ फूड डन इन, देखिए हमारा जो डाइजेशन होता है वो कौन सी छोटी आंत में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो हमारे वेस्टिजल जो होता है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाता है। लीवर, लीवर के बारे में बात करें, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बाइल जूस यहीं से निकलता है, अमीनो एसिड को ये कन्वर्ट करता है अमोनिया में, ठीक है। और जो बॉडी का टेम्परेचर भी आपका जो है वो एक तरीके से लीवर भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। पैंक्रियाज जिन्हें कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय से हमारा क्या निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, जो आपके इंसुलिन जो है वो आपके मुझे याद नहीं आ रहा है, डायबिटीज़ को, ठीक है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है, तो आपने याद रखना है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन किसने दिया था, विलियम हॉवे ने, ठीक है। और ब्लड ग्रुप तो आपको पता है, लैंडस्टीनर ने दिए थे। वेन्स क्या होती हैं आपकी, वेन्स होती हैं जो आपकी ब्लड, ठीक है, ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है, ब्लड को जो आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती है। वेन्स आपकी जो है वो इम्प्योर ब्लड रखती हैं, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आप अपने पास रखती हैं या कैरी करती हैं। एक्सेप्शन क्या हो सकती है, पल्मोनरी वेन, या आपका ये ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड अपने साथ लेकर चलती है। आपको दिखती है ना जो बॉडी बिल्डर्स अपनी वेन्स दिखाते रहते हैं आपको, हरी हरी सी दिखती है, वो क्या होती है आपके पास, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आर्टरीज क्या होती है, आर्टरीज जो आपकी है वो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। और बात करते हैं एरोटा, ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है। और एक्सेप्शन क्या होती है, पल्मोनरी वेन, ये आपके पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में आपकी ऑक्सीजन ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसे वो कैरी करती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो पेस मेकर होता है वो किस बॉडी के पार्ट में आप लगाते हैं, ये लगाते हैं आप हार्ट में। और एक साउंड होती है लब डब, लब डब साउंड भी आपकी हार्ट में ही होती है, तो आप याद रखते हैं। सिस्टोल एंड डायस्टोल होते हैं आपके पास, जैसे आपका ब्लड प्रेशर होता है 120/80, तो 120 होता है आपके पास सिस्टोलिक और 80 होता है आपके पास डायस्टोलिक। और किस से मेजर करते हैं हम,
प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। जो मैनोमीटर्स आपको पता है, मैंने बताया था कि अभी प्रेशर्स को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर आपका ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। फिर बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स जो हमारे होते हैं। तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। और किडनी की जो है ना फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, वो होती है आपके पास नेफ्रॉन। आप ये याद रख सकते हैं। बोन्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 से 208। और चाइल्डहुड में आपके पास 270 के पास होती हैं। हेड में हमारे पास 29 होती है। स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे पास स्टेप्स या स्टिप्स, जिसे हम ईयर की हड्डी कहते हैं। और लार्जेस्ट होती है फीमर या थाई, जो आपकी बोन होती है वो सबसे बड़ी होती है। मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो होती है हमारे पास 639। ये आप याद रख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, या जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इससे बहुत सारे आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, या अगर वो प्रॉपरली आपकी जो हार्मोन्स को वो रिलीज नहीं कर पा रही है। कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। बात करते हैं वाइटामिन्स की। जस्ट सेकंड, मैं भी थक चुका हूँ लगातार बोलकर। वाइटामिन्स की अगर हम बात करते हैं, वाइटामिन्स की खोज किसने करी थी? फंक ने। और वाइटामिन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, मतलब जो पानी में घुलनशील जो आपकी विटामिन से बी एंड सी। इसलिए आपको रेगुलरली जो विटामिन बी एंड सी लेनी पड़ती है। हमारी बॉडी को विटामिन बी, और जो हमारी बॉडी है वो विटामिन बी एंड सी को मतलब स्टोर करके नहीं रख सकती है। अब देखते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है हमेशा से ही, तो हम थोड़ा देखते हैं। ये देखिए, ट्रिक मेरी नहीं है, मैंने भी कहीं से देखी है, आपके गूगल से। आपने भी पढ़ी होगी, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। ये आपके पास नाम है विटामिन के, केमिकल नेम्स को याद रखने का। ABCDEF। ए से है आपका रेटिनॉल, जस्ट अ सेकेंड। ए से है रेटिनॉल, R, ठीक है। बी से है थायमिन, थ। सी से एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि ए। डी से कैल्सीफेरॉल यानी कि क। ई से है टोकोफेरॉल यानी कि ट। और एफ से आपके पास फिलोक्विनिन, ठीक है। एफ मतलब टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक है। तो ए से हुआ रेटिनॉल, बी से थायमिन, सी से एस्कॉर्बिक एसिड, डी से कैल्सीफेरॉल, ई से टोकोफेरॉल और एफ से फिलोक्विनिन। तो रेटिनॉल से होती है आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और बी से होता है आपका बेरी बेरी, सी से एस्कॉर्बिक एसिड और डिजीज़ होता है स्कर्बी। डी से रिकेट्स, मतलब हड्डियों में जो आपकी एक वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है। टोकोफेरॉल लेस फर्टिलिटी, ठीक है। फिलोक्विनिन और नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एफ से होता है फिलोक्विनिन, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे। ये देखना पड़ेगा कि जो आपका विटामिन डी, विटामिन एफ नहीं आएगा यहाँ पर, विटामिन के आएगा, ठीक है। विटामिन के जो होता है वो आपका फिलोक्विनिन होता है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसी तरीके से अगर आपको याद रखना है कि रोई थी नेहा परंतु परिश्रम बिना फल कहाँ, मतलब बी से थायामीन, B2 से रिबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंथोरिक एसिड, और आपका जो है वो B6 पायरोडक्सिन, B7 बायोटीन, बायोटीन आपके पास B9 फ्लोरिक एसिड। ये आप देख सकते हैं, आपने ये पढ़े भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। एक बार आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है, जैसे आपसे B3 पूछा जा सकता है, B1 पूछा जा सकता है, ठीक है। बायोटीन पूछी जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये हम, और देखिए विटामिन जो है मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, ठीक है। मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई है विटामिन पे ही, तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, आप एक रिवीजन ले सकते हैं। आंवला जो है वो रिचेस्ट सोर्स होता है आपका विटामिन सी का, तो आपने याद रखना है। ह्यूमन डिजीज़ की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ की अगर हम बात करते हैं, प्रोटोजोआ को हम प्रोटोजोआ ही कहते होंगे हिंदी में। पापा काम पे सोते हैं, पापा यानी कि पायरिया जो दांतों में होता है, दांतों से खून निकलना। पापा का मतलब कालाजार, मलेरिया, म, और स्लीपिंग सिकनेस को कहते हैं सोते हैं, ठीक है। तो
पापा काम में सोते हैं। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी डिजीज़, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया और स्लीपिंग सिकनेस। तो ये आप ये देख सकते हैं। फिर फंजाई यानी कि कवक से होने वाले, गंजा दमाद खाए फ्रूट। बाल्डनेस तो आपको पता है, गंजा, अस्थमा, दमा और रिंग वॉर्म होते हैं आपके पास, जो आपके जो दाँत सी हो जाती है। ठीक है, खाए फ्रूट। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, कवक से होने वाले रोग। देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। आई एम सॉरी। बैक्टीरियल डिजीज के लिए आपने याद रखना है, पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, पंडित का टीका न्यू है। पी से आपने याद रखना प्लेग। प्लेग आपने याद रखना है, प्लेग जो बीमारी फैलती है वो आपकी चूहे से फैलती है। डिपिथीरिया रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। टाइफॉइड आपका जो इंटेस्टाइन को, यानी कि इंटेस्टाइन को, आंत को जो है वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वूपिंग कफ, काली खांसी, टेटनस नर्वस सिस्टम, लेप्रोसी भी आपका कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम, न्यूमोनिया लंग्स को, और कॉलेरा ये आपका जो है वो इंटेस्टाइन को, और ट्यूबरक्लोसिस भी आपका जो है वाइट प्लेग कहते हैं, ये भी आपका सारा बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। तो देखिए आप ऊपर से देखें, पंडित, ठीक है, का टीका, पंडित का टीका न्यू है। ठीक है, बाकी ट्यूबरक्लोसिस तो हमने इसमें कर दिया है, रोबोट कोच ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, और अगर हम बात करें अभी, देखिए थोड़ा शायद जितना मुझे याद आ रहा है कि जो आपका नेपाल है, नेपाल ने अभी जो आपकी पानी पूरी जो खाते हैं, मैं तो नहीं खाता हूँ बट मैक्सिमम लोग जो खाते हैं, नेपाल में क्या है, उन्होंने पानी पूरी खाने पर ही रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि उनकी बात है कि जो वहाँ पर काठमांडू में है, वो कॉलेरा जो डिजीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, थ्रू ये पानी ही फैलता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। सारे पंडित का टीका न्यू है, तो आप वहाँ से बना सकते हैं। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, वैक्सीनेशन का आपको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। डीपीटी, डीपीटी जो होती है 1 साल के बच्चे को लगाई जाती है, अप टू 1 ईयर चाइल्ड। डिपिथीरिया, पर्टसिस और टेटनस, ये देखिए कंबाइंड डोज होती है, तो आप याद रख सकते हैं। बीसीजी, बैसिलस कॉलमेटिक ग्यूडिन, एक किसके लिए होती है, ये होती है टीबी के लिए। आपको मुझे ट्यूबरक्लोसिस डे बताना है, कब होता है और साल में कौन से ये बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये होता है, मैं ही बता देता हूँ। ओपीवी होती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, और लुइस पास्चर ने जो है वो रेबीज़ की वैक्सीन को मतलब खोजा था या बनाया था। रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए होती है, ये होती है आपकी डायरिया के लिए। और हम थोड़े वायरस के जो वायरल डिजीज़ भी हम इन्हें कहते हैं, विषाणु से होने वाले डिजीज़। एड्स आपको पता है, HIV इसका जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है। एलिसा टेस्ट आपने याद रखना है, ये आपका एड्स के लिए होता है। और जैसे आपके पास डेंगू हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, आपके पास इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स, जो भी आप पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, गाइटर हो गया, मीजल्स हो गया, ये सारे आपके वायरस वाले डिजीज़ होते हैं। जॉन्डिस हो गया, ठीक है, रेबीज़ हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया आपके पास। ठीक है, स्वाइन फ्लू आपका H1N1 से फैलता है। जीका वायरस हो गया, रूबेला वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये सारे आपके वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं। देखिए अगर आप अच्छे से, प्रोटोजोआ का तो हमने बता दिया, प्रोटोजोआ में तो आपका 3-4 ही डिजीज़ हैं, और आपके फंजाई से होने वाले भी 3-4 ही डिजीज़ हैं, और आपके पास जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, पंडित का टीका न्यू है, तो आप वहाँ से कर लीजिए, आपको बाकी डिजीज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर दोगे। तो ये था आपका, देखिए आपका जनरल साइंस का सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया हो, बाकी तो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसा भी लगा हो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि शायद आपके कुछ हेल्पफुल हो। आप भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज़ अगर 400-500 लोग भी देखता है तो जनरली 400-500 लोग तो वीडियो देख ही लेते हैं, उसमें से 300-400 लोग जो होते हैं वो नए लोग चैनल पर विजिट करते हैं, उसमें से सिर्फ 1 या 2 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए थोड़ा जियोग्राफी देख लेते हैं, वैसे तो जियोग्राफी बहुत बड़ा है, और अगर हम बात करते हैं तो HPG की हम कर चुके हैं पहले ही, तो HPG के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं।
तो जियोग्राफी एक मोटी मोटी सी आप कर सकते हैं। कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। मिल्की वे हमारी जो है वो, मिल्की वे जो है हमारी अर्थ की गैलेक्सी है, और गैलीलियो ने इसे देखा था, खोज किया था, और ये स्पाइरल इन नेचर है, स्पाइरल इसकी जो है वो शेप है। अर्थ के जो नियरेस्ट स्टार है सन, ठीक है, मैं प्लेनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सन नियरेस्ट है। और सन किस किस से बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। सन में कौन सा फिनोमिना होता है, एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और 71% हाइड्रोजन होती है और 27% हीलियम होती है। आउटर लेयर ऑफ सन को क्या कहते हैं हम, कोरोना, ठीक है, कोरोना आउटर लेयर ऑफ सन। मर्क्यूरी जो है वो क्लोजेस्ट सन, जस्ट अ सेकेंड, बैटरी खत्म हो रही है। मर्क्यूरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लेनेट है सन के, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, आपको पता ही है ना, यहाँ पे सन है, फिर यहाँ पर आ जाता है मर्क्यूरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, मतलब ये इस तरीके से डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम मर्करी की बात करें यानी कि बुध की, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा है, लाइटेस्ट भी है। और अगर हम बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह की, वीनस जिसे हम कहते हैं, ब्राइटेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा चमकीला, सबसे ज़्यादा गर्म भी है, ठीक है, और ये अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार हम किसे कहते हैं, ये कहते हैं हम आपके वीनस को यानी कि शुक्र को, और इसे हम पृथ्वी का डुप्लीकेट या जुड़वा भी कहते हैं, अर्थ्स ट्विन भी हम इसे ही कहते हैं। मून की बात करें तो सेलेनोलॉजी जो है आपकी वो मून की स्टडी कहलाती है, यही हमारा अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। एपोजी क्या होता है, ये पूछा जाता है कि जब आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मून और अर्थ के बीच में, और पेरिजी होता है जब आप मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और मून को ये आप किस नाम से जानते हैं, फॉसिल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। मार्स की अगर हम बात करें, मार्स होता है मंगल, मंगल का मतलब रेड प्लैनेट, इसके दो मून होते हैं, फोबोस और डिबोस, ठीक है। और बात करते हैं जुपिटर, जुपिटर यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा आपका प्लैनेट होगा यहाँ पर, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। विंटर प्लैनेट के नाम से भी आप जुपिटर को जानते हैं, टेम्परेचर -148 तक पहुँच जाता है। गैनीमेड इसका लॉन्गेस्ट सैटेलाइट, सब लार्जेस्ट सैटेलाइट है, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट सैटेलाइट है। सैटर्न जिसमें रिंग्स टाइप थोड़ी आकृतियाँ बनी होती है। टाइटन, और टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है, किसका, सैटर्न का। बात करते हैं यूरेनस का, ग्रीन इन कलर होता है, यूजी आपने याद रखना है, और इसमें ही आपकी जो है वो मीथेन बहुत पाई जाती है, और ये पहला ऐसा प्लेनेट था जो आपका टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर किया गया था, और ये आपका मूव कैसे करता है, ईस्ट टू वेस्ट। फिर बात करते हैं सोल्स्टाइस, ठीक है, ये जो आपका जब ये क्या होता है, जब आपका जो सन है वो सबसे मतलब ज़्यादा एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, नॉर्थ या साउथ में, ठीक है। तो समर वाला कब होता है, सोल्स्टिस, ये होता है आपका 21 जून को, जस्ट अभी हुआ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है, नॉर्थ में होता है, तो ठीक है। और विंटर सोल्स्टिस कब होता है, 22 दिसंबर को, आपने याद रखना है। इक्विनॉक्स जो मतलब आपके जो है वो दिन और रात बराबर होता है, वो होता है 21 मार्च को, और एक होता है आपका 23 सितंबर को। और अगर हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए सूर्य तो हमेशा ही फिक्स है, बीच में जो आ जाता है आपके पास चंद्रमा, और लास्ट में मतलब अर्थ, जब आपका जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो होता है सोलर एक्लिप्स। और जब आता है लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, तो बीच में अर्थ आ जाती है, और ये सोलर सन और मून तो ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए रिपीट हो चुका है, यहाँ पर एक पेज भी मिस हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78%, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। तो लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 3-4 लेयर होती है। सबसे फर्स्ट लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर्स, एक्सोस्फियर्स और थर्मोस्फियर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर जो है वो घटता है जब आपकी हाइट बढ़ती है, जनरली आपका जो इसमें गैसेस पाई जाती है। बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की, स्ट्रेटोस्फियर में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि ओजोन लेयर
कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में ही पाई जाती है। जो जेट प्लेन्स वगैरह फ्लाई करते हैं आपके, वो स्ट्रेटोस्फीयर में ही फ्लाई करते हैं। मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर में इतना आई थिंक इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर विंड्स की बात करते हैं। हवाएं जो होती है चिनूक, ये आपकी हॉट मतलब होती है, गर्म हवा होती है। स्नो ईटर भी इसे कहते हैं, कनाडा में चलती है। ब्लैक रोलर ये आपकी हॉट होती है, नॉर्थ अमेरिका में चलती है। सिरोको ब्लड रेन के नाम से फेमस है, स्पेन या इटली में चलती है। देखिए ऐसे तो बहुत ज़्यादा है, बट मैंने आपको 3 बता दी है। अर्थ अर्थ की जो शेप होती है वो होती है आपकी जियोइड। देखिए कभी अगर आपको सर्कुलर या स्फीयर आए तो ना कीजिएगा, ये जो होता है आपके पास जियोइड, ठीक है, जियोइड। और अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अपर पार्ट जो होता है वो किसका बना होता है? सियाल का, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का। और जो कोर होता है वो निकल और फेरस मेटल, जिसमें आपका आयरन होता है, उससे मिलकर बना होता है। रॉक्स की बात करते हैं तो आपके पास 3 टाइप की होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो इग्नियस रॉक में आपने याद रखना कि इग्नियस रॉक में आता है आपके पास ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक में मार्बल, एम से एम मार्बल, और स्लेट हो गया या डायमंड और ग्रेफाइट आपके आते हैं मेटामॉर्फिक में। सेडिमेंट्री में आपके पास लाइमस्टोन और कोल आएगा। मेजर पासिस की अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो जैसे आपके पास कराकोरम पासिस है, JNK में है। जोजिला लद्दाख में, बनिहाल JNK में, बुर्जिल JNK में है। लिपू लेक UK में है, अपना उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम में है। तुजू मणिपुर में है। बाकी आपके पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप इतने याद कर लेते हैं तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सॉइल्स के बारे में बात करते हैं। एलुवियल सॉइल्स जो होती है आपकी नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। सीरस जैसे चावल वगैरह या कॉटन हो गया, शुगर केन, ऑयल सीड्स, इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और आपकी रेगुलर या ब्लैक सॉइल जिसे हम कहते हैं, ये आपकी वॉल्केनिक रीजन, जैसे आपकी लावा वाली जहाँ से निकला होता है वहाँ पर से निकलती है, जनरली ब्लैक सॉइल ही होती है, कलर ब्लैक होता है इसलिए तो ब्लैक सॉइल कहते हैं। कॉटन के लिए बड़ी अच्छी होती है इसलिए कॉटन सॉइल भी इसे कहते हैं। और डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, जैसे आपके कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ ये पाई जाती है। ज्वार या वीट या फ्रूट्स वगैरह आप यहाँ इसमें उगा सकते हैं। रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिसुलर रीजन में पाई जाती है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या तेलंगाना। वीट हो गया, राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्सिस हो गया, इस तरीके से आप इसे इसमें उगा सकते हैं। लेटराइट जो सॉइल होती है आपके पास, ये लीचिंग या वेदरिंग, मतलब जैसे टूटती रहती है, ठीक है, वेदरिंग या बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसकी वजह से जो आपकी फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके पास तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ये रेड इन कलर होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। और पुअर इसमें जो है वो नाइट्रोजन होती है। तो जनरली हम इसकी से ये ज़्यादा, इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, तो हम किस में यूज़ करते हैं? कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, या कोकोनट की खेती के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। क्रॉप्स की बात करते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 3 टाइप का सीज़न होता है आपके पास क्रॉप सीजन्स, रबी और आपका जो खरीफ हो गया और आपका जायद फसलें। तो रबी की अगर हम बात करते हैं, जो कब ये लगाई जाती हैं? रबी आजकल नहीं लगाई जाती हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगाई जाएंगी और आपके प्यार के महीने में फरवरी मार्च में ये काट ली जाएंगी, ठीक है। वीट, बार्ले और पल्सिस जो है इसका वो आप एग्जाम्पल रख सकते हैं। खरीफ जो आजकल लग रही है, मतलब जून जुलाई में लगती हैं, सितंबर अक्टूबर तक काट ही देंगे। राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, जूट होगा। आपको मुझे बताना है जो आपकी खीरा होती है, कुकुम्बर होती है, वो आपकी कौन सी फसल होती है। जायद फसलें आपकी जो है वो अप्रैल में या जून में लगती हैं, ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं। रेवोल्यूशंस मैं देखिए पहले बहुत करवा चुका हूँ आपको। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोल से, ब्लू फिश से है, गोल्डन आपका हनी है हॉर्टिकल्चर से, गोल्डन फाइबर आपका जो है वो किससे आपको मुझे बताना है। देखिए रेवोल्यूशंस आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो करने लायक है इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे आप फेमस लेक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा एयरपोर्ट्स पढ़ लीजिए, आप थोड़ा 10-15 मिनट में कर लीजिएगा। और माउंटेन तो आपको पता ही है कि गॉडविन ऑस्टिन सॉरी इंडिया की है, K2। और आप क्या पढ़ सकते हैं? यही पढ़ सकते हैं आप। बाकी थोड़ा राजधानियाँ देख लीजिए मेन मेन सी। और आई थिंक इतना और तो कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखिए ज्योग्राफी बहुत बड़ी है अगर आप देखने जाएँ।
10-15 मिनट में कोई भी नहीं करवा सकता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि शायद कुछ हो जाए यहाँ से। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा अडॉप्ट हुआ था कि चलो भाई हमने मान लिया कि ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को ही, और 26 नवंबर को ही हम कौन सा दिन मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कानून दिवस मनाते हैं। और ये लागू कब हुआ था, लागू लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए तो आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी कि गणतंत्र दिवस। अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट पीएम तो जो थे वो JL नेहरू थे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के जो प्रारूप समिति शायद, या कुछ इसी तरीके से कहते हैं हिंदी में, वो कौन थे, BR अम्बेडकर। टाइम कितना लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये तो आपको सभी को ही रटा है। डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है या फीचर्स उधर से लिए हैं या कुछ भी कंटेंट लिया है। ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, सिंगल सिटीजनशिप मतलब एक ही नागरिकता होगी। CAG यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये भी हमने यहीं से लिया है। USA से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है, और प्रीएम्बल लिया है, और प्रेसिडेंट के फंक्शंस लिए हैं। आयरलैंड से DPSP लिया है। जर्मनी से हमने एक लिया है कि जब आपकी इमरजेंसी होगी तो आप जो कैंसिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होंगे उस टाइम, ठीक है, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। वो कहाँ से लिया है, जर्मनी से। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। USSR से यानी कि रशिया से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और ऑस्ट्रेलिया से लिया है कंकरेंट लिस्ट। तो इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है। आज के टाइम में हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए, 25 पार्ट्स, पहले 22 होते थे। पहले पार्ट में यूटीज़, आपकी जो यूटी एंड स्टेट्स वगैरह होती हैं। सेकंड में सिटीजनशिप। थर्ड में आपके पास फंडामेंटल राइट। फोर्थ में आपके पास DPSP। थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल जो 14 है आपके पास, इक्वेलिटी ऑफ बिफोर लॉ, मतलब सभी कानून के सामने बराबर है। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, मतलब आपके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है आपकी कास्ट पे, आपके सेक्स पे, आप किस भी रेस से बिलोंग करते हो। आर्टिकल 16 में वही कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। आर्टिकल 17 की बात करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत की जो एक प्रथा थी वो इसमें आपकी एवोल्यूशन कर दी है। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, जैसे होते थे पहले जमींदार साहब या राजा साहब या इस तरीके के, अब ये टाइटल्स आपके जो है वो रिमूव कर दिए हैं। मतलब बट आप आज भी टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप एकेडमिक टाइटल्स, जैसे आपका डॉक्टर्स हो गया, इंजीनियर हो गया, ठीक है, ये टाइटल्स आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके आर्टिकल 19 में दी गई है। आर्टिकल 21 कहता है कि आपके पास मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, मतलब आपके आप जहाँ जाना चाहें, घूमना चाहें, ठीक है, विद इन लिमिट्स वो चलता है। और आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपकी जो 14 साल तक की एजुकेशन है वह मैंडेटरी है। आर्टिकल 32 हम अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, और इसे ही हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। कौन से आर्टिकल को, आर्टिकल 32 को, और किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने। सिटीजनशिप की अगर हम बात करते हैं, इंडियन सिटीजन जो है, जो सिटीजनशिप है वो नागरिकता है वो एलियंस को नहीं मिलेगी। जैसे आपके मान लीजिए हमारे जो एनिमी एलियंस, मतलब जो हमारे दुश्मन हैं, उन्हें आप इंडिया में सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। एलियंस आपने याद रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये फंडामेंटल राइट था बट इसे रिमूव कर दिया गया और बाद में बना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। रिट्स आपके पास होती है 5, कौन करता है इशू, कोर्ट करता है। हैबिस कॉर्पस होता है टू हैव अ बॉडी, मेन याद रख लेते हैं। जब आप किसी को इलीगली डिटेन कर लेते हैं, मतलब आप उसे इलीगली गिरफ्तार कर लेते हैं, जैसे आपका अर्नब गोस्वामी का जो केस हुआ था, इलीगली तो डिटेन नहीं हुआ था बट मैं आपको एक रिमेंबर करवाने के लिए कि रात को ही कोर्ट खुल गए थे और अगले दिन शायद जमानत भी मिल गई थी। मैंडेमस, ठीक है, वी कमांड ड्यूटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट्स वगैरह को ऑर्डर देता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करो। कोवरंटो में क्या होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, मान लीजिए अगर आप में से नहीं, या किसी आपने किसी आपकी कोई फ्रेंड है और वो पुलिस में लग जाता है, उसने पेपर भी नहीं दिया है, ठीक है, और आप कल को रिट लगाना चाहे कि ये कैसे लग गया, मतलब एग्ज़ाम भी नहीं दिया और ये पुलिस में ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो आप लगाइए कोवरंटो, मतलब कि भाई कैसे लगा तू, ठीक है। तो इस तरीके से कोवरंटो आप याद रख सकते हैं। सर्श्योरिटी टू बी सर्टिफाइड, ये प्रोहिबिशन, ये सब कुछ सेम ही है, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 32 याद रखिएगा।
हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हो, यहीं पर आपके जो है वो रेमेडीज दी गई है। आर्टिकल 40 पंचायत से रिलेटेड है, आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड सोवर्निटी, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। प्रेसिडेंट की बात करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्शंस भी होने वाले हैं और होपफुली जितना लगता है कि इस बार हमारे जो लेडी है वही प्रेसिडेंट भी बनेगी, सेकंड लेडी होंगी शायद। आर्टिकल 52 ऑफिस, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में बात करता है। 54 में इलेक्शन होंगे और 60 में ओथ एंड अफर्मेशन और 61 में इम्पीचमेंट, मतलब अगर आप उसे निकालना चाहते हैं, ठीक है, या महाभियोग जिसे हम कहते हैं, महाभियोग ही कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट कौन बन सकता है जिसकी भाई एज 35 साल हो। अगर मैं बात करूँ भी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, देखिए अनपढ़ भी हो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है, बस इलेक्शन जीत जाए। एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, क्या क्या हो सकती है एग्जीक्यूटिव एक तो यूपीएससी का जो चेयरमैन है उसे वो अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, कैग को, गवर्नर्स को, सभी को कौन अपॉइंट करता है? ये करता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। और थोड़ा नेशनल इमरजेंसी के बारे में याद रखिए। अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 352। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रपति जो शासन लगता है 356 के थ्रू लगता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आपके पास 360 के थ्रू लगती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी याद रखना क्योंकि पैसा सबसे बड़ा, तो आपके पास आर्टिकल भी 360 इनमें सबसे बड़ा। आपको बताना है कि अब तक हमारे इंडिया में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है। नेशनल इमरजेंसी मैं बात करूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी कब लगती है? जैसे मान लीजिए हर कहीं सरकार गिर जाती है वो, या अपना जो वो एक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है अपना, वो एक ट्रस्ट जो है वो प्रूव नहीं कर पाते हैं फ्लो टेस्ट में, तो फिर वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और फिर इलेक्शंस दोबारा होते हैं। इस तरीके से ही कुछ सिस्टम होता है। फिर बात करते हैं कि जो पीएम होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट, यानी कि मतलब स्टेट का मतलब है कि इंडिया, एक तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है हमारी? पार्लियामेंट है हमारी संसद। पार्लियामेंट के 2 अंग होते हैं, सॉरी पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मुझे भी याद आया। प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही अंग होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट प्रेसिडेंट और आपके लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर कह देंगे आपसे पार्लियामेंट कंसिस्ट लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस एंड दिस। तो आपने याद रखना है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा को देखिए लोगों की सभा, यानी कि लोअर हाउस। लोअर हाउस किसे कहते हैं हम? निम्न सदन जिसे हम कहते हैं, लोअर हाउस मैंने लिखा ही है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 552। और कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल की, अगर अपना टर्म पूरा करते हैं। और लोकसभा का अगर लोकसभा होते ही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जिन्हें हम कहते हैं। और कितने साल का एक इंसान जो है वो एमपी बन सकता है? 25 साल का, मतलब 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी। और कुछ और तो नहीं लिखा है। राज्यसभा, राज्यसभा को कहते हैं हम अपर हाउस। अपर हाउस क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोई क्रिकेटर जा रहा है, कोई एक्टर जा रहा है, मतलब जिनको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा 81। अपर हाउस कहते हैं उच्च सदन, परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा का कैसा होगा, 2024 में इलेक्शन होंगे, ठीक है, तो इलेक्शन होंगे तो नई गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, मतलब अभी आपकी जो है वो एनडीए की है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि बीजेपी वाली, और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम यूपी की आती, यूपीए यानी कि जो आपकी कांग्रेस वाली और उसकी जो पार्टीज़ आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इलेक्शन होगा तो कोई भी पार्टी चेंज हो सकती है, बट राज्यसभा में परमानेंट हाउस है, कुछ ही पार्टी चेंज का कुछ लेना देना नहीं है। मेंबर्स आते रहते हैं और जाते रहते हैं, मतलब सभी एक वक्त पर रिटायर नहीं होते हैं, आगे पीछे रिटायर होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250। एक मतलब 1/3 मेंबर जो है हर दूसरे साल वो रिटायर होते हैं। टर्म जो है इनका 6 साल का होता है। और याद रखिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र होना आपका मैंडेटरी है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, जय जय महाराज, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्रिजाइडेड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, बोथ हाउसेस की, जो दोनों हाउसेस की जो लोकसभा और राज्यसभा की होती है, ज्वाइंट सिटी को ये मतलब इसकी एक अध्यक्षता करता है। और जो अगर मान लीजिए कभी टाई हो जाए, किसी भी विधेयक को अगर पारित करना है किसी भी, ठीक है, टाई हो जाए तो अगर आपका जो लोकसभा स्पीकर है अगर वो वोट कास्ट करता है तो उसे कहते हैं हम कास्टिंग वोट, ठीक है। मनी बिल का डिसीजन कौन लेता है? मनी बिल का डिसीजन लेता है लोकसभा का स्पीकर, कि कोई बिल आपका मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। और एक्स ऑफिशियो मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही आपका चेयरमैन होता है राज्यसभा का, या एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा, आप ये भी याद रख सकते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। 100 आर्टिकल 124 1950 को एस्टेब्लिश हुआ है। अपॉइंटेड बाय, इसके जो जजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। टेन्योर कितना होता है? 65 ईयर्स तक, कितना भी एज हो। मान लीजिए अगर आपका भी जो जज है वो 63 ईयर का है, ठीक है, तो बस 65 साल उम्र हो जाएगी तो 2 ही साल मिलेंगे, मतलब फिक्स नहीं है कि 3 साल या 4 साल, बस 65 साल उम्र हुई और आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी। गवर्नर हेड ऑफ स्टेट माना जाता है, ठीक है। अगर कभी भी हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, एज आपकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। जनरली 5 साल का ही कार्यकाल होता है। हाई कोर्ट का अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट में हमारे पास करंट 25 हाई कोर्ट है, मतलब 25 हाई कोर्ट अभी बने, शायद अभी जो रिसेंट बना है आई थिंक तेलंगाना का बना है, जो मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसका देखिए एज 62 ईयर्स, बड़ा याद रखिएगा, मतलब 62 साल तक ही वो अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकता है, बना रह सकता है, जब तक उसकी उम्र 12 साल नहीं हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो किस किस का यूरिसडिक्शन देखता है? असम का भी, नागालैंड का भी, मिजोरम का भी, अरुणाचल प्रदेश का, 4 स्टेट का देखिए गुवाहाटी खुद देखता है। कैलकाटा वेस्ट बंगाल तो ऑब्वियस आएगा ही, अंडमान का भी यही देखता है। बॉम्बे का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली ये तो एक ही बन चुकी है, दमन दीव, और मद्रास का तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ठीक है। बाकी जो चंडीगढ़ आपका कॉमन है किसके लिए? पंजाब और हरियाणा के लिए। बलवंत राय कमेटी आपने याद रखना है, पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन से, पंचायती राज सिस्टम से बलवंत राय कमेटी आपने याद रखना है। और जो सबसे पहले लैंग्वेज बेस पर आपका जो एक स्टेट बना था वो था आपका आंध्र प्रदेश, आपने याद रखना है। और पंचायती राज सिस्टम ये हो गया। सबसे पहले जो पंचायत मतलब इंस्टीट्यूशन लागू हुए थे वो कहाँ हुए थे? आपके राजस्थान में, ठीक है, वो आपने याद रखना है। और कैग तक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करता है आपका प्रेसिडेंट। और ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, मतलब जैसे घोटाले घोटाले होते हैं या फिर कितनी सरकार ने पैसे खर्च करे, कहाँ खर्च करे, सारा लेखा जोखा है कौन रखता है? कैग रखता है। स्टेट के लिए भी इंक्वायरी इंक्वायरीज करते हैं। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, हमारे कंट्री में। ये आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 76। मॉडर्न इंडिया आप देखते हैं, लास्ट पार्ट होगा ये। तो मॉडर्न इंडिया सबसे पहले आपको पता है वास्को डी गामा आया, ठीक है, केप ऑफ गुड होप से 1498 में। पोर्टुगीज ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कालीकट में। इंग्लिश 1608 में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? सूरत में। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति, वो हुई क्यों थी? बिकॉज ऐसा सुनने में आया था कि जो मतलब एक तो जो वो कारतूस थे वो गाय की शायद चमड़े के बने हुए थे, और उन्होंने जो है आटा जो होता है खाने वाला उसमें जो है वो हड्डियाँ मिलाई हुई थी कुछ, फिर ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो मंगल पांडे ने जो है अपने सार्जेंट पर फायर कर दिया, और वहीं से स्टार्ट होती है म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर, ठीक है। दिल्ली में देखिए किसने जो रिवॉल्ट है वो किसने एक तरीके से वो है वो क्या कहते हैं उसे लीड किया था? देखिए ये बहादुर शाह जो थे ये थे तो थे एम्परर ही थे, पर ये मतलब अपनी पोएम्स वगैरह लिखने में बड़े वो रहते थे, मतलब बिजी रहते थे। इन्हें इन्हें जब ये मौका मिला कि आपको ही हमें लीड करना होगा, ठीक है, तो इन्हें ही करना पड़ा। तो दिल्ली से बहादुर शाह आप याद रखिएगा, कानपुर से नाना साहिब या ढोंडू पंत, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ में महल बहुत है तो याद रखिएगा। बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर शाह, और आपको पता है झांसी की रानी का तो आपको पता ही, झांसी से। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आपको पता, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1772 से 1785। इन्होंने क्या क्या सेटअप किया था? इन्होंने सेटअप किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इन्होंने ट्रांसलेशन ऑफ गीता किसने करी थी?
चार्ल्स विल्किन, ठीक है, या आप ये भी याद रख सकते हैं। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी स्टार्ट किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, आपको पता है, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया के नाम से इन्हें ही जाना जाता है। एबोलिशन ऑफ सती, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ सती का किसे जाता है? विलियम बेंटिक ने। ये बहुत अच्छा काम किया अंग्रेजों ने सिर्फ, बाकी तो शायद नहीं। और फर्स्ट मेडिकल कॉलेज भी इन्होंने ही सेटअप किया था। लॉर्ड डलहौजी आपको पता ही है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसने करी है? लॉर्ड डलहौजी ने। विडो री मैरिज एक्ट का जो एक तरीके से क्रेडिट जाता है, किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने याद रखना है। रेलवेज हो गया, टेलीग्राफ या पोस्टल सिस्टम इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रहा था, आपने याद रखना है। और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कौन है? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1926, ये मैं आई डोंट नो यहाँ पे क्या, हाँ, जलियांवाला बाग जो आपको हत्याकांड हुआ था, आपका हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919। दांडी मार्च किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड इरविन के टाइम में हुआ था। फिर ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने आत्मीय सभा भी करी 1814 में, और एबोलिशन ऑफ सती का इन्हें भी श्रेय दिया जाता है। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और इनका नाम क्या था? मूलाशंकर, और बैक टू वेदास इनका एक प्रमुख नारा है। रामकृष्ण मिशन किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, और इनका जो नाम था वो नरेंद्र दत्त भी था। और रामकृष्ण कौन थे? इनके इनके गुरु थे। प्रार्थना समाज रेनेडे ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। नामधारी कूका मूवमेंट किसने किया था? बालक सिंह या राम सिंह ने स्टार्ट किया था। सत्यशोधक समाज की खोज किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। कास्ट को मतलब इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए यूज ये चलाया था। हरिजन सेवक महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। और मुंडा रिवोल्ट ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका बिरसा मुंडा ने किया था, छोटा नागपुर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 26 दिसंबर 1885 में एस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी, एओयूम ने बनाई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट आईएनसी कौन था? डब्ल्यूसी बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थी? बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने भी ये क्या बोलते हैं, ये भी आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1938 में। एक्सट्रीमिस्ट लीडर मतलब कि थोड़े जोशीले, जो गर्म दल वाले इंसान थे, लाल बालपाल, कौन कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, आप याद रख सकते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने करा। ऑब्जेक्टिव क्या था? ये हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहता था। और 1905 में स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 में मुस्लिम लीग आपकी बन गई आगा खान के नेतृत्व में। 1906 में ही आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके उस टाइम हेड थे। सूरत स्प्लिट बार बार पूछा जाता है 1907 में, यहाँ से आपके दो स्प्लिशन हुए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर। लाल बाल पाल ये थे आपके कौन? एक्सट्रीमिस्ट, और मॉडरेटर थे नरम दल वाले, और जिनका जो मतलब लीडिंग या लीडर था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और यही आपके जो है वो पॉलिटिकल गुरु हैं किसके? महात्मा गांधी के। मोर्ले मिंटू रिफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1909 में। और ये देखिए यहाँ कॉम्युनल एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी इसने, कि इसने बोला कि हम मुस्लिम्स को जो सेपरेट मतलब इलेक्शंस में या इलेक्टोरेट्स या अलग से सीटें देंगे। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हैं। गदर पार्टी 1913 में बनी है, और इसके जो संस्थापक है लाला हरदयाल, तारकनाथ और सोहन सिंह। हेडक्वार्टर था कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। रॉलेट एक्ट 1919 में पास हुआ था, कि आप किसी को भी विदाउट ट्रायल, विदाउट नोटिस दिए या बिना गलती करे भी जेल में डाल सकते थे। और इसके चक्कर में कौन सा मूवमेंट खड़ा हो गया? वो हो गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। हिंदी में असहयोग आंदोलन ही होगा। फिर अब गांधी जी आ जाते हैं भारत में कब? 1915 में। चंपारण सत्याग्रह कब होता है आपका? 1917 में।
ये फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और इसमें ही जो इंडिगो प्लांटर्स की जो प्रॉब्लम्स थी या ठीक है उसको एड्रेस किया गया था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स वेजिस को लेकर जो थी, ये फर्स्ट आपकी जो हंगर स्ट्राइक थी, भूख हड़ताल थी 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में ही है, ठीक है। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थे, ये भी आपका असहयोग आंदोलन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कौन था? जनरल डायर, ठीक है। और जनरल डायर को किसने मारा था? उधम सिंह ने 1940 में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसके विरोध में अपने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी, और हंटर कमीशन भी अपॉइंट हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुके थे इस मूवमेंट में, और स्वराज और सेल्फ रूल के लिए हमने एक मांग करी थी। बट हुआ ये कि ये फैला तो बहुत मैसिव मूवमेंट था, बट हुआ ये कि जो चोरा चोरी वाली जो घटना हुई थी, ठीक है, वहाँ पर आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन को जला दिया था। इसके बाद जो है गांधी जी को ये वापस मना करना पड़ा कि हम इस आंदोलन को बीच में छोड़ रहे हैं, बिकॉज मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, ठीक है। और चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन कब अपॉइंट होता? 1927 को, ठीक है। बट इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सारे ही वाइट मेंबर्स थे। इंडिया ये कब आया? 1928 में। लाहौर सेशन आपका 1929 में होता है, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और कौन इसे हेड करते हैं? जेएल नेहरू। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, ये कब हुआ था? 1930 में। दांडी मार्च आपको पता इसी टाइम चली थी। और कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को आपकी दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी। गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पहुंचे, और उन्होंने जो समुद्र किनारे नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा था। क्रिप्स मिशन आपका 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका 1942 में ही है। 8 अगस्त 1942 को डू और डाई भी यहीं पे आपका स्लोगन दिया गया था। अब आपको कुछ क्वेश्चन है, देखिए, जो आपको पढ़ लेने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में भी बताने। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस टाइम ब्रिटेन का प्रेसिडेंट कौन था? लास्ट गवर्नर ऑफ जो आपका अंग्रेज था वो कौन था? ठीक, जनरल गवर्नर। और फ्री इंडिया का कौन था वो भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा गांधी जी के बारे में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मैं लिख के थक गया था, ठीक है। तो कुछ मे भी कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हों इसमें, जो मेडिवल और एंशियंट नहीं हो पाई है। आई विल ट्राई कि अगर मैं कर पाता हूँ ताकि मैं कल वीडियो अपलोड कर दूँ। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? बनानी चाहिए नेक्स्ट वीडियो, नहीं बनानी चाहिए, आप बता सकते हैं। और मेरा भी गला सूख रहा है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, नहीं आई तो भी आप बता सकते हैं। और अच्छे से प्रिपेयर करें, और जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं देखनी चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। तो होपफुली मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।